हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सुष्मिता मिश्रा और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द जयपुर डेवलपमेंट एक्ट 1982 जो कि आरपीएससी जेएलओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 was enacted by the Rajasthan State Legislature in which year of Republic of India? कौन से ईयर के अंदर जो है इस ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया को जो है ये इनेक्ट किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 33rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982? ये जो एक्ट बनाया है जेडी एक्ट, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू करेक्ट अर्बन लैंड रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, या टू एस्टेब्लिश ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर डे-टू-डे सिविक सैनिटेशन, टू फॉर्म एन अथॉरिटी फॉर पर्पसेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन, टू प्राइवेटाइज पब्लिक लैंड्स विद इन द जयपुर रीजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं। द प्रीएम्बल emphasizes that the development of the Jaipur region must be carried out in a। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीएम्बल से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा carried out in a planned and coordinated manner. Option number B is the answer. Question number 4. The preamble references the setting up of a Jaipur region. The exact boundaries of this region are primarily defined and modified by the Central Minister of Urban Development, the state government via notification, the Jaipur Development Commissioner independently, the Survey of India। तो जो भी जयपुर रीजन की जो बाउंड्रीज होती है वो इसके गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, गेजेटेड जो नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर जारी किया जाता है, उसके थ्रू ही पता चलता, उसके थ्रू ही जो है इसको डिफाइन एंड मॉडिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि बात करता है व्हाट इज द ऑफिशियल एक्ट नंबर ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। कोई भी जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि ये जो एक्ट है वो कौन सा नंबर है, एक्ट नंबर कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है एक्ट नंबर 25 ऑफ 1982 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। What is the official date of enforcement for the Jaipur Development Act 1982? ये जो एक्ट है जेडी एक्ट वो कब इन्फोर्स में आया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 1982। 12 अक्टूबर 1982 को जो है ये एनफोर्स में आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर सेक्शन 2 of the term Under section number 2, the term chairman refers specifically to the chairman of। जो chairman है वो किसका chairman है specifically section number 2 में? The Jaipur Municipal Corporation, the Executive Committee of JDA, the Jaipur Development Authority, the State Urban Development Board। तो ये सबको पता है कि ये जो है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Section 2, Subsection 1 of the Jaipur Development Authority Act 1982, the term agriculture include which of the following activities? Agriculture में क्या activities जो है include होगी? Dairy farming and poultry farming, only the cultivation of cash crops, forestry and timber operations, और commercial mining and quarrying। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, dairy farming and poultry farming। Now next question. According to Section 2, Subsection 2 of the Act, amenity includes roads, water supply, street lighting, drainage, and which of the following? तो options है government administrative offices, sewerage, public parks, and any other convenience of the authority may notify,
प्राइवेट रेजिडेंशियल पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस, या ऑप्शन नंबर बी हैवी इंडस्ट्रियल जोन्स एंड वेयर हाउस फैसिलिटीज। तो अमेनिटीज जो होती है वो इंक्लूड करती है रोड्स, वाटर सप्लाई, इसकी ड्रेनेज, सीवरेज, पब्लिक पार्क्स और एनी अदर कन्वीनियंस द अथॉरिटी में नोटिफाई। द ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, section 2 defines government with its grammatical variations. According to this provision, which activity constitutes government? Option number A, the carrying out of buildings, engineering, mining, or other operations in, on, over, or under land. Option number B, making any material change in any building or rent. Option number C, both A and B. Option number D is mere temporary agriculture cultivation of vacant land. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, both A and B. Next question. Under Section 3 of the Jaipur Development Authority Act 1982, the Jaipur Development Authority is categorized as, जो जेडीए है वो किस तरह एक्सप्रेस की गई है? ऑप्शन नंबर ए, टेम्पररी एडवाइजरी कमेटी विद नो एग्जीक्यूटिव पावर्स। ऑप्शन नंबर बी, सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट डायरेक्टली अंडर द जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप काउंसिल रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो जो जेडीए है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसके एज ए बॉडी कॉर्पोरेट जो एक्सप्रेस की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, विच सेक्शन ऑफ चैप्टर 2 स्पेसिफाइज द डिटेल्ड लेजिस्लेटिव कंपोजिशन एंड मेंबरशिप ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कौन सा सेक्शन है चैप्टर 2 का जो इसको मेंबरशिप ऑफ जेडीए बताता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्ट हु हैज द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू अपॉइंट और नॉमिनेट द पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मेंबर ऑफ जेडीए। जेडीए के जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट के अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर एक, द गवर्नर ऑफ राजस्थान एक्सक्लूसिवली। ऑप्शन नंबर बी, द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है राजस्थान की उसके पास ये पावर होती है कि वो जेडीए के जो भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट या नॉमिनेट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 हु इज डिजाइन्ड टू एक्ट एज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड of the authority? The option है the Jaipur Development Commissioner. Option number B, the Mayor of Rajasthan. Option number C, the Chief Town Planner of Rajasthan. या option number D, District Collector of Jaipur. तो option number A is the answer. Now next question पे हम आते हैं, Section 5 of JDA Act governs the meetings of the authority. जो Section 5 जो है वो govern करता है meetings of the authority को. Who normally presides over these meetings? जो meeting होती है JDA authority की, उसको normally कौन preside करता है? ऑप्शन ए है द जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। ऑप्शन बी है द सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी। ऑप्शन सी द चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी और ऑप्शन डी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। जो चेयरमैन होता है वही प्रिजाइड करेगा मीटिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द JDA एक्ट who serves as the ex officio chairman of the जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिविजनल कमिश्नर ऑफ जयपुर। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान एंड ऑप्शन नंबर डी, मेयर ऑफ जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who is the appointing authority for the Jaipur Government Commissioner as per सेक्शन 12? सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 12 के अंदर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। सेक्शन 18 Question 18. Which of the following is true regarding the composition of the authority? ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रू नॉट ट्रू, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बात करता है इट कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। ऑप्शन नंबर बी इट इंक्लूड्स बोथ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स। Option number C, it has no representatives from the transport or electricity departments. Option number D, members are permanently appointed for life. तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर कि ये जो कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी होती है उसके अंदर दोनों एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ next question. If a vacancy arises in the office of a nominated or elected member of authority before their term expires, how it is filled? अगर उनका टर्म जो है एक्सपायर होने से पहले सीट वैकेंट हो जाती है तो उसको कैसे फिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, द सीट रिमेन्स वैकेंट until the next general term. Option number B, by a fresh nomination or election and the new member holds office only for the remainder of that term. Option number C, the chairman automatically nominates a family member of the previous organ. Option number D, the state government takes over the duties of that specific seat indefinitely. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी पर्सन होगा फ्रेश नॉमिनेशन की इलेक्शन किया जाएगा और जो न्यू मेंबर जो होगा वो होल्ड करेगा उस ऑफिस को रिमाइंडर ऑफ दैट टर्म ऑफ, जो मतलब पहले जो मेंबर था उसका जो जितना टाइम पीरियड बचा है उस टाइम पीरियड के लिए जो है वो होल्ड करेगा उस ऑफिस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Chapter 2, any act or proceeding of the authority cannot be questioned or invalidated merely on the ground of, किस ग्राउंड के ऊपर जो है प्रोसीडिंग या किसी एक्ट जो है अथॉरिटी को उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा? सो ऑप्शन नंबर ए, एक्ट क्लैरिकल टाइपो इन द फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, the absence of a signature from the chief minister, any vacancy or defect in the constitution of the authority, the meeting being held outside the JD main office। तो चैप्टर नंबर 2 ये बात करता है कि अगर अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वैकेंसी या कोई डिफेक्ट हुआ है तो इस ग्राउंड के ऊपर जो है अथॉरिटी के किसी भी एक्ट या प्रोसीजर को जो है क्वेश्चन या इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। Now next question. Who presides over the meeting of the JDA Jaipur Development Authority if the chairman is absent? अगर chairman absent है तो उस सिचुएशन में उस सर्कमस्टांसेस में कौन प्रिजाइड करेगा मीटिंग को? ऑप्शन है द जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, ऑप्शन बी द सेक्रेटरी, ऑप्शन सी ए मेंबर चूजन बाय द मेंबर्स present at the meeting, and option number D, the senior most engineer of the authority। तो अगर किसी सिचुएशन में या किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो है चेयरमैन एब्सेंट होता है तो उसकी जो मीटिंग है उसको प्रेजेंट ओवर करने के लिए जो मेंबर्स होते हैं, प्रेजेंट जो होते हैं मेंबर्स मीटिंग में, वो एक मेंबर को चूज करते हैं जो प्रिजाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary objective of the Jaipur Government Authority as stated in Chapter 3?
मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जेगी का? टू मैनेज स्टेट हाईवेज, टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस, टू कंडक्ट लोकल इलेक्शंस, टू सिक्योर प्लान डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर कि जयपुर रीजन में जो भी प्लान डेवलपमेंट है उसको सिक्योर करने का ही इसको जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। Now next question. Which specific document is the authority required to prepare to guide the long-term development of the Jaipur region? कौन सा डॉक्यूमेंट हम रिक्वायर होता है गाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन? मास्टर डेवलपमेंट प्लान, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस सेंसस रिपोर्ट या जोनल डेवलपमेंट बायलॉज? तो ऑब्वियस है मास्टर डेवलपमेंट प्लान। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Now next question. Before finalizing the master development plan, the authority must publish a draft to invite vote from the public. Option A construction permits, option B contractual bids, option C financial donation and option D objection and suggestion. जब भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है उसको फाइनलाइज करने से पहले जो अथॉरिटी है वो एक जो ड्राफ्ट होता है उसको पब्लिश करती है, और जो पब्लिश करती है और जो पब्लिक है उसको इनवाइट करती है कि वो अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशंस ये उस ड्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which plan provides more specific details for a particular area within the Jaipur region as compared to master plan? मास्टर प्लान की कंपेयर में कौन सा ऐसा प्लान है जो मोर स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करता है जयपुर रीजन के डेवलपमेंट में? ए इज जोनल डेवलपमेंट प्लान, बी नेशनल कैपिटल रीजन प्लान, सी स्टेट डेवलपमेंट प्लान और डी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट प्लान। को ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, जोनल डेवलपमेंट प्लान। Next question. The authority has the power to execute development works. What does typically include under Chapter 3? A. Issuing currency, B. Drafting national laws, C. Diplomatic negotiation and D. Roads and bridges construction. तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, roads and bridges constructions. Now next question. What is the legal effect of master development plan once it is published in the official gazette? जब कोई भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हो जाता है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इट एक्सपायर्स इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर बी, इट बिकम्स अ सजेशन, ऑप्शन नंबर सी, इट ट्रिगर्स अ रीड्राफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी, इट कम्स इनटू ऑपरेशन। तो जब भी कोई मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हो जाता है तब वो जो है ऑपरेशन में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इट कम्स इनटू ऑपरेशन इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. According to chapter 3 of the act, what is the primary objective of Jaipur development plan? Option number A, to collect property and municipal taxes from the residents of Jaipur. Option number B, to secure the integrated development of the Jaipur region. Option number C, to conduct political elections within the urban local bodies. Option D, to act as a commercial real estate development for private profit. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, who secure the integrated development of the Jaipur region. Now next question. Which section under chapter 3 specifically outlines the main functions and duties of the authorities? कौन से सेक्शन के अंदर जो है मेन फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 16 के अंदर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। Now next question. Which of the following is not explicitly listed as the function of JG under chapter 3? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं लिस्ट किया गया है चैप्टर नंबर 3 में? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिपरेशन ऑफ मास्टर डेवलपमेंट प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान। ऑप्शन बी, क्रिएशन ऑफ स्कीम्स for infrastructure facilities like roads, water supply and drainage. Option number C, setting up local judicial courts to track criminal offences. Option number D,
coordination of development activities of other local authorities within the Jaipur region. तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। जो जेडी है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो जो भी जुडिशियल कोर्ट्स है लोकल को उनको उनके अंदर जो है क्रिमिनल ऑफेंस को ट्राई कराए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Chapter 3, the JDA is empowered to direct any local authority in the region to execute specific development works. Who bears the expenses of such directing works? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो जेडी अथॉरिटी है वो अपना कोई भी वर्क जो होता है स्पेसिफिक डेवलपमेंट वर्क, ठीक है, उसको करने के लिए जो लोकल अथॉरिटी है उसको एम्पावर करती है, डायरेक्ट करती है उस वर्क को करने के लिए। तो उस काम को करने के अंदर जो भी एक्सपेंसेस आता है तो वो एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, द लोकल अथॉरिटी मस्ट बियर 100% ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम इट्स ऑन बजट। मतलब जो लोकल अथॉरिटी वो खुद बियर करेगी। ऑप्शन नंबर बी, द एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ द फंड्स ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। या फिर जो एक्सपेंसेस है वो जेडीए जो है वो फंड करेगी, पे करेगी। ऑप्शन सी, द जनरल पब्लिक इज हैवीली टैक्सेस इमीडिएटली टू कवर द कॉस्ट। या फिर जो जनरल पब्लिक है उससे जो है हायर टैक्स लिया जाएगा उस कॉस्ट को कवर करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स इस डायरेक्टली या सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा कि जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको जेडीए जो है पे करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पावर डज चैप्टर 3 give the JDA regarding objective of historical architecture or scientific interest? Option A, the power to demolish them without public notice for highway expansion. Option number B, the power to sell them to private international collectors. Option number C, the power to take steps of their preservation and protection. Option number D, the power to convert them into commercial shopping complexes. तो जो जेडी है वो उसके पास क्या पावर होती है? स्टेप्स लेने के लिए प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, according to section 17, what is the primary designation of the Jaipur Development Commissioner in relation to the authority? जो जयपुर गवर्नमेंट कमिश्नर जो होता है उसकी क्या प्राइमरी डिजाइनेशन होगी अथॉरिटी से? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑप्शन बी, नॉमिनेटेड चेयरमैन। ऑप्शन सी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन डी, एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी। तो जो जयपुर गवर्नमेंट चेयरमैन जो होता है वो अथॉरिटी में क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 19 अलाउज द अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज। ठीक है, सेक्शन 19 जो है वो अथॉरिटी को अलाउ करता है कमिटीज बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस कमिटी? ठीक है, कंपोजिशन के रिगार्डिंग में क्या सही है? ऑप्शन ए, दे में इंक्लूड नॉन मेंबर्स ओनली। ऑप्शन बी, ओनली द अथॉरिटी मेंबर्स अप्लाई। ऑप्शन सी, ओनली इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ऑप्शन डी, ओनली जेडीए एम्प्लॉइज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा कि जो कमिटीज जो होती है उसके अंदर नॉन मेंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 20, which of these functions is explicitly prohibited from being delegated by the authority? ये जो ऑप्शंस है इनमें से ऐसे कौन से फंक्शंस है जो अथॉरिटी के द्वारा डेलीगेट नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर बी, टू पावर टू मेक रेगुलेशंस। ऑप्शन नंबर सी, स्टाफ रिक्रूटमेंट। या ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो अथॉरिटी के द्वारा जो पावर होती है रेगुलेशंस बनाने की वो डेलीगेट नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom can the authority delegate its power under section 20 subject
टू स्पेसिफिक कंडीशंस। किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो अपनी पावर किसको डेलीगेट कर सकती है सेक्शन 20 में? ऑप्शन नंबर ए द लोकल म्युनिसिपैलिटी, ऑप्शन बी ओनली द स्टेट सेक्रेटरी, ऑप्शन सी एनी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन सी द कमिश्नर ऑफ मेंबर। ऑफ नहीं आएगा, ये कमिश्नर और मेंबर आएगा, कमिश्नर और मेंबर आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर होगा, द कमिश्नर और मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Under section 17, the commissioner has the power to sign and verify all bills and receipts. सेक्शन 17 में कमिश्नर के पास पावर है कि वो जो भी बिल और रिसिप्ट होता है उसको साइन वेरीफाई करेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पावर, ये किस टाइप की पावर होती है? ऑप्शन ए जुडिशियल पावर, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर, या ऑप्शन डी आर्बिट्रेशन पावर। तो ये जो पावर होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर होती है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। As per section 18, how are the salaries and allowance of JG officers and employees determined? जो जेगे के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज होती है उसकी जो सैलरीज अलाउंस होती है वो किस तरह डिटरमाइन की जाती है? ऑप्शन ए बाय अथॉरिटी रेगुलेशंस, ऑप्शन बी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी बाय द लेबर कोड्स एंड ऑप्शन डी बाय इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो अथॉरिटी रेगुलेशंस है उसके द्वारा ही जो है इसको डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। According to section 19, a person associated with the committee who is not a member of the authority has the right to। वो पर्सन जो कमिटी के साथ एसोसिएटेड तो है लेकिन वो कमिटी का उस अथॉरिटी का मेंबर नहीं है, तो उसके पास क्या राइट होगा? ऑप्शन ए टेक पार्ट इन डिस्कशंस, ऑप्शन बी अपॉइंट द चेयरमैन, ऑप्शन डी वीटो द ऑथोरिटीज प्लान, और ऑप्शन बी वोट ऑन द फाइनेंशियल डिसीजंस। तो जो पर्सन एसोसिएट है कमिटी में लेकिन अथॉरिटी का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके पास राइट होता है कि जो भी डिस्कशंस होते हैं उसके अंदर पार्ट ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Section 20 ensures that any power delegated by the authority must be exercised subject to। Option A public referendum, option C Supreme Court oversight, option C Central Cabinet approval, and option D authorities control and revision। तो जो भी पावर डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी द्वारा वो अथॉरिटी के कंट्रोल और रिवीजन में रहती है अंदर सेक्शन 20। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। Now next question. According to section 23, what is the mandatory component that the master plan must define for the development of the Jaipur region? कौन सा मैंडेटरी कंपोनेंट होता है जो मास्टर प्लान जो है उसको डिफाइन करना होगा डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है लैंड यूज जोन्स एंड स्केल्स, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ ऑल प्राइवेट लैंड ओनर्स, ऑप्शन सी एनुअल म्युनिसिपल बजट कार्ड, ऑप्शन बी स्पेसिफिक बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा लैंड यूज जोन्स एंड स्केल्स। जो भी जोन्स एंड स्केल्स होगा उसके बारे में जो है मास्टर प्लान को डिफाइन करना कंपल्सरी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर सेक्शन 22, for what purpose does the authority divide the Jaipur region into several zones? several zones में जो है डिवाइड करने के लिए कौन सा पर्पस चाहिए होता है भाई अथॉरिटी को? करेक्टिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टैक्स, अलोकेटिंग पुलिस जुरिडिक्शन, ऑर्गेनाइजिंग लोकल इलेक्शन वार्ड्स, और प्रिपेयरिंग जोनल डेवलपमेंट प्लान। तो जब भी जोनल डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर किया जाता है तो उसके लिए जो है जयपुर रीजन को सेवरल जोन्स के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, व्हेन डज द मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान ऑफिशियली कम इनटू ऑपरेशन? कब ऑपरेशन में आता है? ऑप्शन ए 6 months आफ्टर इसके गवर्नमेंट साइनिंग, ऑप्शन बी स्टेट डेट ऑफ द फर्स्ट पब्लिक कमेटी, ऑप्शन सी immediately upon authorities vote, ऑप्शन बी डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द नोटिस। तो जब भी मास्टर प्लान या जोनल प्लान को ऑफिशियल गजेट के अंदर जो है नोटिफाई कर दिया जाता है, उस दिन का जो डेट होती है उससे ही वो जो है ऑपरेशन के अंदर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Section 28, the authority may make modifications to a plan that do not affect which of the following? किसको अफेक्ट नहीं करेगा? द नेम्स ऑफ द सर्वे ऑफिसर्स, द कलर ऑफ प्रिंटेड मैप्स, द फॉन्ट यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, या फिर द कैरेक्टर ऑफ द प्लान। तो जो भी मॉडिफिकेशन किए जाते हैं किसी प्लान में, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं करने चाहिए द कैरेक्टर ऑफ द प्लान्स को। ठीक है, जो भी प्लान होता है उसके कैरेक्टर को मॉडिफाई वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी मॉडिफिकेशन अंडर सेक्शन 28। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which detail is specifically described as content of a zonal development plan under section 24 as opposed to the broader master plan? Option A regional population census data, option B national highway funding models, option C international trade agreements, option D site density and building lines. So option D is the answer, site density and building lines. Now next question की बात करते हैं हम। If the state government wishes to modify the master plan under section 28, what is the first mandatory duty? जब सेक्शन 28 में स्टेट गवर्नमेंट जो है मास्टर प्लान को मॉडिफाई करती है तो फर्स्ट मैंडेटरी ड्यूटी क्या होती है उसकी? ऑप्शन नंबर ए डिसॉल्व द एग्जिस्टिंग जेडीए बोर्ड, ऑप्शन बी सीक अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट, ऑप्शन सी पब्लिश a notice for objections, and ऑप्शन डी अपॉइंट ए न्यू कमिश्नर। तो जब भी गवर्नमेंट जो होती है वो मास्टर प्लान को मॉडिफाई करती है तो वो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्शन के लिए एक नोटिस पब्लिश करती है पब्लिक के पास कि उस जो भी प्लान है उसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन या सजेशंस देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब हम बात करते हैं सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the primary purpose of the civic survey mentioned in section 21 of the Act? जो civic survey होता है तो सेक्शन 21 में किया जाता है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई हाउसेस फॉर डिमोलिशन, ऑप्शन बी टू करेक्ट डाटा फॉर मास्टर प्लान, ऑप्शन सी टू रिक्रूट न्यू जेडी एम्प्लॉयज, या ऑप्शन डी टू वेरीफाई वोटर आइडेंटिफिकेशन। तो सिविक सर्वे का मतलब क्या होता है? जो मास्टर प्लान जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए जो डेटा होते हैं उसको करेक्ट करने का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section under chapter 5 governs the preparation and contents of a zonal development plan for a micro level zone within the Jaipur region? कौन सा सेक्शन की बात कर रहा है ये? सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में दिया गया है प्रिपरेशन कंटेंट्स ऑफ जोनल प्लान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, व्हाट इज द statutory procedure regarding public participation before the final plans are sanctioned? Option A, the plans are kept strictly confidential in the finalized. ऑप्शन बी बात करता है कि जो जेडी है वो पब्लिश करेगा ड्राफ्ट प्लान का और इनवाइट करेगा ऑब्जेक्शन सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक। ऑप्शन सी कि ओनली जो इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स है वो लीगली परमिटेड है सजेस्ट करने के लिए चेंजेस, या ऑप्शन डी कि कोई भी पब्लिक नोटिस जो है उसको वो रिक्वायर्ड नहीं है अगर इसके कैबिनेट जो है वो इमीडिएट क्लियरेंस दे दे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर होगा कि जो जेडीए है वो प्लान का जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिश करेगी
पब्लिक से इनवाइट करेगी उनको ऑब्जेक्शन सजेशंस के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन under chapter 5 places the responsibility directly on the authority to take steps for the systematic implementation of the plan? Implementation of the plan कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन नंबर 26। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when the JDA prepares a zonal development plan under section 22, the plan must contain a site plan and descriptive matter to indicate। जो प्लान है वो एक साइट प्लान और एक डिस्क्रिप्टिव मैटर जो है वो इंडिकेट करेगा किस लिए। द पर्सनल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेजिडेंट्स लिविंग इन दैट जोन। ऑप्शन बी, द स्पेसिफिक stages by which the development proposed in the zone shall be carried out. Option C, the internal administrative hierarchy of the local municipal body. Option D, the exact commercial pricing of residential flats for the next 20 years. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर कि जो भी स्पेसिफिक स्केजेस होगा जिसके द्वारा डेवलपमेंट प्रपोज किया जाएगा जोन्स में, उसको जो है इंडिकेट करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 29 व्हाट इज द प्राइमरी रेस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द प्राइमरी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड विद इन द जयपुर रीजन। क्या होता है भाई प्राइमरी रेस्ट्रिक्शन? ऑप्शन नंबर ए, विद रिटन परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। जो प्राइमरी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है वो किसके द्वारा? विद रिटन परमिशन ऑफ अथॉरिटी। बी, रजिस्ट्रेशन विद द लैंड रेवेन्यू ऑफिस। ऑप्शन सी, अप्रूवल फ्रॉम द लोकल पंचायत। ऑप्शन डी, वर्बल कंसेंट फ्रॉम द कमिश्नर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो अथॉरिटी है उसकी रिटन परमिशन के साथ ही जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। Next question, under section 32, if the authority does not communicate its decisions within a specified period, what is the status of application? अगर authority जो है वो अपना decision communicate नहीं करती है specific period में, तो उस application का status क्या होगा? क्या वो इसके ऑडिट के लिए मैंडेटरी माना जाएगा, या वो ये माना जाएगा कि वो ग्रांट हो चुका है, डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड, या उसको हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर वो ऑटोमेटिक ही जो है रिजेक्ट हो जाएगा रिव्यू के लिए। तो अगर अथॉरिटी जो है किसी स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कम्युनिकेट नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि वो जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट की जा चुकी है अथॉरिटी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पावर डज द अथॉरिटी हैव अंडर सेक्शन 33 रिगार्डिंग प्रीवियसली ग्रांटेड परमिशन। जो पहले परमिशन ग्रांट कर दी जा चुकी है उसके रिगार्डिंग में जो है पावर क्या होगी अथॉरिटी के पास सेक्शन 33 में। ऑप्शन ए, इंक्रीज द डेवलपमेंट फीस, जो डेवलपमेंट फीस है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी, रिवोक और मॉडिफाई द परमिशन, की वो जो परमिशन दी गई है उसको रिवोक या मॉडिफाई कर सकती है अथॉरिटी। या ऑप्शन सी, सेल द लैंड टू अनदर डेवलपमेंट, मतलब जो लैंड है उसको किसी और को सेल कर सकती है। ऑप्शन डी, फोर्स इमीडिएट कंप्लीशन ऑफ वर्क, या जो वर्क जो है उसको इमीडिएटली कंप्लीट कराने के लिए फोर्स कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो अथॉरिटी है वो उस परमिशन को रिवोक या मॉडिफाई करने की पावर होती है सेक्शन नंबर 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 34 what is a potential penalty for a person who carries out development without permission? अगर कोई पर्सन जो है उसने विदाउट अथॉरिटी की परमिशन के जो है कोई डेवलपमेंट कर लिया है तो उसके लिए क्या पेनल्टी दी जाएगी? ऑप्शन ए, इम्प्रिजमेंट और हैवी फाइन। ऑप्शन बी, लॉस ऑफ सिटीजनशिप राइट। ऑप्शन सी, मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विस। ऑप्शन डी, पब्लिक अपॉलजी न्यूज़पेपर। तो अगर कोई भी पर्सन जो है विदाउट परमिशन डेवलपमेंट करता है तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो है इम्प्रिजमेंट या फिर हैवी फाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56,
Section 35 empowers the authority to issue a notice requiring the removal of unauthorized development within which minimum time frame. तो जो सेक्शन 35 में जो अथॉरिटी है वो एक नोटिस इश्यू करती है रिमूव करने के लिए अनऑथोराइज डेवलपमेंट कितने में, नॉट लेस देन 15 days, नो नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड 30 days, नॉट लेस देन 48 hours। तो ऑप्शन होगा 15 दिन। ठीक है, 15 दिन का नोटिस जो है अथॉरिटी सर्व करती है किसी भी अनऑथोराइज डेवलपमेंट को रिमूव करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 36, what action can the authority take if unauthorized development is currently in progress? अगर नोटिस देने 15 दिन का नोटिस देने के बाद भी अनऑथोराइज डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहता है, रिमूव नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर अथॉरिटी जो है क्या एक्शन ले सकती है? ऑप्शन नंबर ए, अपॉइंट ए न्यू कॉन्ट्रैक्टर, किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर सकती है। ऑप्शन बी, कन्फिस्केट ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स। ऑप्शन सी, ग्रांट एन इंस्टेंट अमेंसी। ऑप्शन डी, इश्यू एन ऑर्डर टू स्टॉप डेवलपमेंट। ये एन होगा कि जो है अथॉरिटी जो है उस डेवलपमेंट को रुकवाने के लिए जो है एक ऑर्डर इश्यू करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 37 गिव्स द अथॉरिटी द पावर टू सील अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। दिस इज typically done to। जो सेक्शन 37 जो है वो अथॉरिटी को पावर देता है अनऑथोराइज डेवलपमेंट को सील करवाने के लिए। अब ये किस चीज के लिए दिया जाता है, ये पावर किस चीज के लिए दी जाती है? ऑप्शन ए, conduct a structure stability test. Option B, provide temporary housing. Option C, prepare the site of auction. Option D, prevent further development। तो जो भी अनऑथोराइज डेवलपमेंट हो रहा है उसका फर्दर डेवलपमेंट को रोकने के लिए जो है सील करने की पावर देता है अपन को सेक्शन 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, prevent the further development। Now next question. Under section 37A, what is the penalty for a person who fails to comply with an order to stop or seal unauthorized development? अगर अथॉरिटी जो है ऑर्डर देती है रोकने के लिए या सील करने के लिए किसी भी अनऑथोराइज डेवलपमेंट को, और जो पर्सन है वो उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होती है सेक्शन 37 के अंदर? ऑप्शन ए, a daily fine during non-compliance. Option B, forfeiture of the entire property. Option C, a one-time warning letter. Option D, suspension of water and electricity। तो अगर कोई पर्सन फील करता है कंप्लेन करने के लिए ऑर्डर से उस अनऑथोराइज डेवलपमेंट को सील करने या रोकने के लिए, तो उसको जो है जितने दिन वो नॉन कंप्लायंस करता है उसकी रोज का जो है फाइन देना उसको होगा पर डे का। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट डज सेक्शन 35B डिस्क्राइब रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस? कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है सेक्शन 35B में? ऑप्शन ए, accepting payment in lieu of prosecution. Option B, the calculation of total land area. Option D, the addition of interest on loans. Option D, merging multiple land titles. Option number A is the answer of this question. Next question पे आते हैं हम लोग। According to section 39, which of the following is a mandatory inclusion in a project or scheme framed by the authority? इन फॉलोइंग में से कौन सा मैंडेटरी है जो प्रोजेक्ट या स्कीम के अंदर फ्रेम होना ही होता है, जो फ्रेम की जाती है प्रोजेक्ट या स्कीम अथॉरिटी के द्वारा? इनमें से कौन सा मैंडेटरी इंक्लूजन है? पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ डेवलपर्स, लिस्ट ऑफ रेजिडेंट्स ऑक्यूपेंट्स। ऑप्शन सी, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजीज। ऑप्शन डी, डिटरमिनेशन ऑफ बाउंड्रीज।
ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर कि जो लैंड का जो एरिया होता है उसकी जो बाउंड्रीज का डिमार्केशन होता है उसको जो है इंक्लूड करना किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम के अंदर वो मैंडेटरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, according to section 42, who has the final authority to sanction a scheme after considering objections? किसके पास ये अथॉरिटी होती है किसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी स्कीम को जो है सैंक्शन करने की ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करने के बाद? ऑप्शन ए द अथॉरिटी के पास होती है, इसके गवर्नमेंट के पास होती है, लोकल पुलिस कमिश्नर के पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है। तो ये जो फाइनल अथॉरिटी जो होती है सेक्शन करने के किसी स्कीम को, वो होती है अथॉरिटी के पास। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ ए स्कीम बीइंग पब्लिश एज सैंक्शन अंडर सेक्शन 43? अंडर सेक्शन 43 के अंदर कोई भी स्कीम जो है वो पब्लिश हो गई है एज सैंक्शन, तो उसका क्या लीगल इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए बात करता है कि जो स्कीम है वो फाइनल हो जाती है, ऑप्शन बी बोलता है कि वो फर्दर ऑब्जेक्शंस के लिए ओपन रहती है, ऑप्शन सी बोलता है कि जो स्कीम है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, या ऑप्शन डी जो है वो बोलता है कि जो स्कीम गवर्नमेंट है उसके लिए वो ड्राफ्ट बन के रह जाती है। तो नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो स्कीम है वो फाइनल हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अंडर सेक्शन 39 a scheme may provide for the redistribution of sites। जो सेक्शन 39 है उसके अंदर जो स्कीम है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट्स के लिए प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसका टिपिकली मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, गिविंग लैंड अवे फॉर फ्री टू टूरिस्ट, ऑप्शन बी, altering shape and size of holding, option C, converting all land into the public park, option D, banning any कंस्ट्रक्शन ऑन द लैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसका मतलब होता है कि कोई भी होल्डिंग जो होती है उसका शेप और साइज को अल्टर करवाने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन अ प्रोजेक्ट और स्कीम्स लाइक ग्रेनेज, रैंकिंग एंड स्क्रिप्ट? कौन सा सेक्शन जो है लिस्ट प्रोवाइड करता है कि क्या क्या चीज जो है प्रोजेक्ट स्कीम के अंदर इंक्लूड की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सेक्शन 39 वो इस चीज के बारे में जो है बात करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7, व्हाट हैपन्स इफ अ प्रोजेक्ट और स्कीम इज इनकंसिस्टेंट विद द मास्टर प्लान? ठीक है, चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है मास्टर प्लान के? Option D, the project is moved to another city. Option B, the inconsistency is ignored. Option C, the master plan is rejected. Option D, it cannot be sanctioned. अगर किसी मास्टर प्लान के साथ में कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है तो वो जो है उसको सैंक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 44 of JG Act, if land is required for the purposes of the authority, how it is primary acquired? तो किसके द्वारा एक्वायर की जाएगी वो प्रॉपर्टी? अगर कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, ठीक है, उसको वो रिक्वायर है एक्वायर करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी का पर्पस क्या होता है? डेवलपमेंट करना। ठीक है, अगर उसकी पर्पस के लिए उस रिक्वायर है एक्वायर करना, तो कौन उसको एक्वायर करेगा? जेगे कमिश्नर करेगा, इसके गवर्नमेंट करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगा, या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है वो करेगा? तो जो एक्वायर करने की जो पावर होती है वो इसके गवर्नमेंट के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अंडर सेक्शन 54 द अथॉरिटी में डिस्पोज ऑफ लैंड। अंडर सेक्शन 34 के अंदर जो अथॉरिटी है वो डिस्पोज कर सकती है किसी लैंड को। व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर सच डिस्पोजल ऑफ लैंड एक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? तो इसके गवर्नमेंट के द्वारा जो लैंड एक्वायर की जाएगी उसको
डिस्पोज ऑफ करने की जो प्राइमरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? प्राइमरी कंडीशन क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ द कॉस्ट टू द स्केक, स्केक की जो कॉस्ट होती है वो पेमेंट कर दी जाए, कंसेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर्स, अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड, या वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो ऑप्शन नंबर ए होता है कि अगर इसके को जो कॉस्ट है उसकी पेमेंट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द जेडीए provides for the establisement and management of a land bank? कौन सा सेक्शन बात करता है इसका? तो ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 54B। Now next question. Under section 54C, the authority has the power to regularize certain lands. What is the key requirement for such regularization? अब सेक्शन 54C के अंदर अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो किस सर्टेन लैंड्स को जो रेगुलाइज करता है। अब रेगुलाइजेशन के लिए कौन सा की रिक्वायरमेंट होता है? ऑप्शन ए है अपने ऑप्शन ए है पेमेंट ऑफ रेगुलाइजेशन चार्जेस, ऑप्शन बी है अनएनिमियस वोट फॉर रेजिडेंट्स, ऑप्शन सी सरेंडर ऑफ हाफ द लैंड एरिया, ऑप्शन डी एफिडेविट फ्रॉम लोकल मेंबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा पेमेंट ऑफ रेगुलाइजेशन चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54D, द अथॉरिटी में लेवी अर्बन असेसमेंट। व्हाट डज दिस टर्म जनरली रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट? अर्बन असेसमेंट लेवी किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा सेक्शन 54D में। तो इसका क्या मतलब होता है? अर्बन असेसमेंट का क्या मतलब होता है? वन टाइम कॉस्ट ऑफ का रेंट होता है होगा, एनुअल ग्राउंड रेंट ऑनलाइन होगा, पेनल्टी फॉर लेक कंस्ट्रक्शन है, या फी फॉर आर्किटेक्चर अप्रूवल है। तो जो अर्बन असेसमेंट है वो एनुअली पे किया जाता है उस लैंड का ग्राउंड रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनुअली पे किया जाता है। सेक्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं हम लोग। सेक्शन 54E डील्स विद द restrictions on subdivision of land. Who must provide permission before a large plot is divided into smaller ones? कौन परमिशन देता है लार्ज प्लॉट को डिवाइड करने की स्मॉलर वंस में? द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, द रजिस्ट्रार ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या नाइबर लैंड ओनर्स। तो जो अथॉरिटी होती है वो परमिशन देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Under Section 46, what determines the amount of compensation for land acquired under the JDA Act? जो लैंड एक्वायर की गई है जेडीए के अंदर उसका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन किस तरह डिटरमाइन किया जाता है? रेलिवेंट लैंड एक्विजिशन लॉज के अकॉर्डिंग, या फिर जो मार्केट प्राइस 10 years अगो, या अथॉरिटी के एनुअल बजट, या म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेलिवेंट लैंड एक्विजिशन लॉज। जो भी एक्विजिशन लॉज जो होता है लैंड के उसके अकॉर्डिंग जो है उसका कंपोजिशन डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 51 discusses Section 51 discusses the service of notice. If a notice cannot be served personally, what is the very alternative method? सेक्शन 51 के जो है वो बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस। अगर वो जो नोटिस है वो सर्व नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता पर्सनली, तो क्या उसका अल्टरनेटिव मेथड होगा कि उस नोटिस को जो है सर्व किया जा सकता है दूसरे मेथड से? ऑप्शन ए है पब्लिशिंग इन अ फॉरेन जर्नल, ऑप्शन बी oral announcement in the market, ऑप्शन सी सेंडिंग इट टू अ रैंडम रिलेटिव, या ऑप्शन डी अफेक्शन इट ऑनलाइन। अगर कोई भी नोटिस जो है वो पर्सनली सर्व नहीं किया जा सकता है, या वो अनेबल है पर्सनली उसको सर्व करना, तो वो जो भी लैंड होती है उसके वहां पे जो है उस नोटिस को अफिक्स कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 54A, the state government may transfer land to the authority. What happens to the rights of the state government after this transfer?
सेक्शन 54A में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी जो है अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देती है, जो लैंड है उसको, ठीक है। अब वो ट्रांसफर करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या राइट्स होते, के जो राइट्स है उनका क्या होता है, तो ऑप्शन ए है दी वेस्ट इन द अथॉरिटी, वो अथॉरिटी के पास चले जाते हैं, या वो गवर्नर के पास रिमेन रहते हैं, या फिर वो यूनियन के साथ शेयर कर दिए जाते हैं, या वो परमानेंट गिरिक हो जाते हैं। तो जब वो ट्रांसफर की जाती है लैंड, तो उसके साथ साथ जो उसके राइट्स जो होते हैं इसके गवर्नमेंट के, वो अथॉरिटी के पास चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Under Section 55 of JG Act, what comprises the authorities fund? Authorities fund के अंदर क्या आता है? ऑप्शन ए all money received by the authority, ऑप्शन बी strictly taxes collected from city residents, ऑप्शन सी donations from private urban developers, या ऑप्शन डी only grants from the state government। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए all money received by the authority। Next question. As per section 58, whose prior section is required if the authority wishes to borrow money? अगर authority money को जो borrow करना चाहती है तो किसकी प्राइवेट सेंक्शन रिक्वायर होती है? स्टेट गवर्नमेंट, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो रिक्वायर होती है अगर अथॉरिटी को कोई पैसा बोरो करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 60 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिंकिंग फंड? सिंकिंग फंड का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्ट पर्पस होता है? ऑप्शन ए द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिबेंचर्स, ऑप्शन बी to cover losses from land auction, option C to fund drainage and sewage projects, ऑप्शन डी प्रोवाइड ग्रांट्स को लोकल फार्मर्स को। जो सिंकिंग फंड जो होता है उनका जो ऑब्जेक्ट जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जो भी लोन या डिबेंचर्स जो होता है उसका रीपेमेंट करना। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी? अथॉरिटी के जो अकाउंट्स होता है उसको कौन ऑडिट करता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? स्टेट गवर्नमेंट और इट्स अपॉइंटी, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ए प्राइवेट फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या जयपुर गवर्नमेंट कमिश्नर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट या उसके जो अपॉइंटीज होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अथॉरिटी के अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66, if urban assessment or other charges remain unpaid, how can they be legally recovered? तो अर्बन असेसमेंट और अदर चार्जेस होते हैं उसको किस तरह रिकवर किया जाता है? by the local police force as arrears of rank revenue, by filing a civil lawsuit, by freezing bank account। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एज एरियर्स ऑफ रैंक रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अर्बन असेसमेंट के चार्जेस को एज एरियर्स ऑफ रैंक रेवेन्यू जो है रिकवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 65, what is the typical frequency for the payment of urban assessment? अर्बन असेसमेंट जो है वो किस तरह पे किया जाता है? मंथली, वन टाइम लाइफ टाइम फ्री, एनुअली, या एवरी 10 ईयर्स? तो जो अर्बन असेसमेंट है उसको एनुअली पेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 65, in addition to urban assessment, what other charges might a person be liable to pay? other charges कौन से होते हैं? ऑप्शन ए डेवलपमेंट और कन्वर्जन चार्जेस, ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी फीस, ऑप्शन सी व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस, या ऑप्शन डी पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ ऑनर। तो जो डेवलपमेंट के कन्वर्जन चार्जेस होते हैं वो अदर चार्जेस में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट regarding the rate of urban assessment under section 68, how it is typically resolved? जो अगर अर्बन असेसमेंट की रेट को लेके कोई डिस्प्यूट है तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? ऑप्शन ए बाय फॉलोइंग प्रेस्क्राइब रूल्स, ऑप्शन बी बाय इग्नोरिंग द चार्ज, ऑप्शन सी बाय होल्डिंग अ लोकल इलेक्शन, ऑप्शन डी थ्रू मैंडेटरी आर्बिट्रेशन। तो जो भी प्रेस्क्राइब रूल्स किए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर।
Now next question, under section 69, what is the mandatory notice period required before an authorized person can enter dwelling house for a survey or inspection? अगर कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज पर्सन जो है वो सर्वे या इंस्पेक्शन करने के लिए किसी ड्वेलिंग हाउस में एंटर कर रहा है तो उसके लिए कितने टाइम का नोटिस पीरियड जो है वो रिक्वायर है? ऑप्शन ए, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी, at least 7 days notice required. Option C, at least 48 hours या at least 24। तो कोई भी ऑथोराइज पर्सन अगर ड्वेलिंग हाउस के अंदर एंटर करता है इंस्पेक्शन या सर्वे के लिए तो उसके अंदर 24 घंटे का जो नोटिस है वो रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। Now question 85. Under section 73, who is authorized to authenticate the orders and decisions of the authority? जो authority के जो decisions order है उसको authenticate करने के लिए कौन authorized होता है? Notary public, any member of the authority, state government या जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर? तो इसका आंसर होगा जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो ऑथोराइज्ड होता है। Option number D. Now next question. Under section 76, who must provide previous sanction before a court can take cognizance of an offence punishable under JDA Act? High Court, District Magistrate या कोई authority या authorized officer या local police officer? Option number C, authority और authorized officer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन नंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 77, व्हाट इज द इफेक्ट कंपाउंडिंग एन ऑफेंस? किसी ऑफेंस को कंपाउंड करने का मतलब द केस मूव्स टू द हाई कोर्ट, द फाइन इज कवर्ड, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर टेकन, ऑफेंडर मस्ट बी कन्विक्टेड। ऑप्शन नंबर सी होगा कि कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं ली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 81, व्हाट इज द मैंडेटरी नोटिस पीरियड बिफोर अ सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द अथॉरिटी फॉर एन एक्ट डन अंडर जेडीए? अगर जेडीए के अगेंस्ट में कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है तो जो नोटिस दिया जाएगा वो कितने पीरियड का होगा? 2 महीने, 15 दिन, 6 महीना या 1 महीना? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 months। आंसर नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84, फॉर व्हाट प्राइमरी पर्पस मे द अथॉरिटी मेक रेगुलेशंस? किस पर्पस के लिए अथॉरिटी रेगुलेशंस बना सकती है? Alteration of regional boundaries, imposition of new state taxes, amendment of JDA Act या administration of authority affairs? ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर होगा कि जो भी अथॉरिटी के अफेयर्स है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो है रेगुलेशन बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 88 of the act provides for the restoration of which previous sanctity? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन में, इस पे ध्यान देना कि सेक्शन 81 जो है वो प्रोवाइड करता है रिजोल्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सेंटर। किसका रिजोल्यूशन दिया गया है सेक्शन 88 में? अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, जयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का या फिर जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड का? तो जो जयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है उसका रिजोल्यूशन दिया गया है सेक्शन नंबर 88 में। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, according to section 89, what happens to the assets and liabilities of the dissolved Jaipur Improvement Trust? जो जयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिसॉल्व की गई थी, ठीक है, उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या हुआ? दे आर डिक्लेयर्ड न्यूलिफाइड, दे गो टू द म्युनिसिपैलिटी, दे रिवर्ट टू द स्टेट या दे वेस्ट टू द अथॉरिटी? तो वो जो है जेडी अथॉरिटीज जो है उसके पास वेस्ट कर दी गई थी सेक्शन 89 में। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95, इफ द अथॉरिटी फेल्स टू परफॉर्म एन ड्यूटी द स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? इम्पोज अ फाइन ऑन रेजिडेंस, dissolve the state legislature, appoint a person to perform and send to the authorities headquarter। अगर अथॉरिटी अगर फेल हो जाती है किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने का तो इसके गवर्नमेंट जो है किसी और पर्सन को अपॉइंट कर देगा उसको परफॉर्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 102 of the JG Act specifically provides for the repeal of which prior legal instrument? कौन सी जो लीगल इंस्ट्रूमेंट को उसको रिपील किया गया है जेगी एक्ट के द्वारा? राशन टेनेंसी एक्ट, जयपुर बिल्डिंग बाईलॉज, जेगी ऑर्डिनेंस 1982 या जेगी ऑर्डिनेंस 1983? ऑप्शन नंबर सी जो है जेगी ऑर्डिनेंस 1982 इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। अंडर द सेविंग्स प्रोविजन ऑफ
सेक्शन 102 व्हाट हैपेंस टू एक्शंस टेकन अंडर रिपीट ऑर्डिनेंस, जो और रिपीट ऑर्डिनेंस के अंदर जो एक्शन लिए गए थे उनका क्या हुआ? सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिव्यू, रिक्वायर न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन, गिव गन अंडर द एक्ट, ऑटोमेटिकली इनवैलिड। तो ऑप्शन नंबर सी है कि उनको जो है इस एक्ट के अंदर ही मान लिया गया है। Now next question, what is the primary purpose of schedule appending to the JG Act? जो schedule दिया गया है इस सेट के अंदर उसका क्या पर्पस है? ऑप्शन ए लिस्टिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी आउटलाइनिंग द ईयरली बजट, ऑप्शन सी स्पेसिफाइंग द एम्प्लॉय सैलरी, ऑप्शन डी डिफाइनिंग द जयपुर रीजन। तो स्केड्यूल के अंदर जो है जयपुर रीजन को डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। Which section of the JG Act refers to the schedule define the जयपुर रीजन? जयपुर रीजन किसके अंदर डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ओ, क्लॉज ओ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who holds the power to amend the schedule to include or exclude any area from the जयपुर रीजन? कौन किसके पास पावर है जो स्केड्यूल है इस सेट का उसको अमेंड करने की? जेगी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जयपुर मेयर, इसके गवर्नमेंट के पास पावर है स्केड्यूल को अमेंड करने के। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। 98 क्वेश्चन नंबर, द स्केड्यूल टिपिकली लिस्ट रैंक यूनिट्स बेस्ड ऑन विच एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन? किस कौन सी क्लासिफिकेशन के ऊपर जो स्केड्यूल जो है लिस्ट करता है लैंड यूनिट्स को? पिन कोड्स एंड पोस्ट ऑफिसेस, क्लाइमेट जोन्स एंड सॉइल टाइप्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स नेम, या विलेज एंड म्युनिसिपैलिटीज? तो विलेज एंड म्युनिसिपैलिटीज के बेस के ऊपर जो है वो रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द स्केड्यूल बी अमेंडेड टू एक्सक्लूड एन एरिया दैट वाज प्रीवियसली part of the Jaipur region? No, it is a permanent fix. Yes, by the state government. Yes, by the simple JDA vote only when the land is empty. इसके गवर्नमेंट के सैंक्शन के साथ जो है ये इसको अमेंड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, व्हाई इज द स्केड्यूल kept separate from the main section of the JDA? To facilitate easier updates, because it is not legally binding, to hide data from public, to save spaces in the cache। तो स्केड्यूल को बनाया गया था जिसकी वजह से जो अपडेट्स जो होती है जो आती रहती है उसको इजीली फैसिलिटेट किया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Now this section is completed. Thank you for this section.